बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 48 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 49 मुलाहिजा फरमाएं। अशरफ ने काम छोड़ दिया और कमीज के दामन से हाथ पोंछता हुआ दुकान से बाहर आ गया। सड़क पार करके कार के करीब पहुंचा तो कार की पिछली सीट पर दो और आदमियों को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए। जी उस्ताद जी, उसने माजे गुजर की तरफ देखते हुए कहा। मौलवी कहाँ है? माजे गुजर ने पूछा। वो तो घर चला गया है जी, आधा घंटा पहले, अशरफ ने जवाब दिया। शारक आया था यहाँ? माजे गुजर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। जी नहीं, शारक बाबू तो कराची गया हुआ है, अशरफ ने कहा। 9 लाख आया था? माजे गुजर ने पूछा। मुझे नहीं पता जी, मैंने उसे भी नहीं देखा, अशरफ ने नजरें चुराते हुए कहा। इधर देखो, मेरी तरफ है। माजे गुजर ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर एक झटके से चेहरा अपनी तरफ घुमाया। तू मुझे अच्छी तरह जानता है, अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो एक ही झटके में गर्दन का मनका तोड़ दूंगा तेरा। मैं तो नौकर आदमी उस्ताद जी, आप बड़ों के झगड़ों से मेरा क्या वास्ता? मैं आप लोगों के झगड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, अशरफ ने कहा। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। 9 लाख यहाँ किस वक्त आया था और उसके साथ और कौन था और वो लोग कहाँ गए? तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि वो यहाँ से मेरे एक बंदे को उठा कर ले गए हैं। सच सच बता दो कि वो लोग कहाँ है, वरना मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद जी। अशरफ बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। फीके? माजे गुजर ने फीके की तरफ देखा। माजे गुजर को मजीद कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई। फीका 2 कदम उठाकर अशरफ के करीब आ गया और फिर दूसरे इलमे उसने अशरफ पर घूंसों की बारिश कर दी। अशरफ के पेट, पहलुओं और पसलियों पर घूंसे पड़ रहे थे। वो बुरी तरह चीख रहा था। लोग उसकी तरफ देखने लगे मगर किसी ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अशरफ चीखता हुआ नीचे गिर गया। फीका उस पर ठोकरें बरसाता रहा। मौलवी अमीर का दूसरा मुलाजिम लड़का ये देखकर चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अशरफ सड़क पर लूट रहा था और फीका उस पर ठोकरें बरसा रहा था। अशरफ के होंठों, नाक और कानों से खून बह रहा था। उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी गहरी चोटें लगी थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। और फिर तड़पते हुए वो बेहिस्सो हरकत हो गया और बेहोश हो गया। चलो छोड़ो इसे, गाड़ी में बैठो, माजे गुजर फीके को कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ गया और फिर फीके के बैठते ही माजे गुजर ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। गाड़ी जैसी वहां से दूर गई, आसपास खड़े लोग सड़क पर पड़े हुए अशरफ की तरफ दौड़े। माजे गुजर अपने आदमियों के साथ सुबह 4 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शारक के आदमियों के अड्डों पर घूमता रहा। उसे ना तो कोई आदमी मिला था और ना ही ये पता चल सका कि 9 लाख शोके को कहाँ लेकर गया था। माजे गुजर ने अपने आदमियों को गोगा पहलवान के अखाड़े के सामने उतार दिया और खुद अपने आदमियों की तरफ रवाना हो गया। वो कई दिन से नहर वाली कोठी नहीं गया था। पिछले चंद रोज से मुस्तकिल तौर पर गोगे पहलवान के अखाड़े पर रह रहा था। आजकल ही उसने गांव जाने का प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन सारी रात जाया हो गई। वो दोपहर 4 बजे तक गांव में रहा। दिन का बेशतर हिस्सा सोते हुए गुजरा। शहर वापस जाने से पहले उसने नोटों से भरा हुआ थैला अपनी बीवी के हवाले कर दिया। इस रकम को संभाल कर रखना, मुझे कल परसों इसकी जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा तुमसे। वो तकरीबन 6 बजे के लगभग कला गोजर सिंह पहुंचा तो एक और खबर उसकी मुंतजिर थी। फीके को ग्वाल मंडी थाने की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है उस्ताद, कोडू ने बताया। पुलिस ने किसी न किसी को तो पकड़ना ही था, माजे गुजर ने कहा। उस लड़के का क्या हुआ, मर गया या बच गया? बच गया उस्ताद, इस मर्तबा फज्जे ने जवाब दिया। हमारे वहां से निकलने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इतला दे दी थी। अशरफ को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। मौलवी अमीर भी पहुंच गया था। उसने तुम्हारे और फीके के खिलाफ पुलिस में बाकायदा रिपोर्ट लिखवा दी है। 3 और आदमियों ने भी बयान लिखवाए हैं। उन तीनों आदमियों ने पुलिस को बयान दिया है कि पहले तुमने अशरफ को गले से पकड़ा था, फिर फीके ने उसे मारा पीटा। अशरफ हॉस्पिटल में है, उसकी हालत तशवीशनाक है। अगर वो मर गया तो सीधा सीधा कत्ल का केस बन जाएगा। ग्वाल मंडी थाने का एक ASI दोपहर को भी यहाँ आया था। उसने तुम्हें थाने आने के लिए कहा था। शारिक के किसी आदमी को तो आसपास नहीं देखा, माजे गुजर ने पूछा। नहीं, कोई मशकूक आदमी नजर तो नहीं आया, फज्जे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं काम से जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी, जरा होशियार होकर रहना, माजे गुजर ने कहा। थोड़ा सा माल दे जाओ उस्ताद, फज्जे ने कहा। नहीं, माजे गुजर ने नफी में सर हिला दिया। आज जरा एहतियात करो, कोडू तुम मेरे साथ आओ। माजे गुजर कोडू को लेकर दोबारा कार में बैठ गया। वो गोगे पहलवान के अखाड़े से निकलकर सीधा सुल्तान सराय पहुंचा था, जहां गुल्लू का अड्डा था। मदंग वाले हवालदार से मिले थे? राजू के बारे में उसने कुछ बताया या नहीं? सुना है शारक वापस आ गया है, माजे ने गुल्लू से पूछा। इसकी तरह तो मुझे आज ही मिल गई थी उस्ताद, गुल्लू ने जवाब दिया। 2 दिन से जो कुछ हो रहा है मुझे उसका इल्म है। 9 लाख शोके को उठाकर ले गया था, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। फिर रात ही को तुमने मौलवी अमीर के नौकर की पिटाई करवा दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने आज फीके को गिरफ्तार कर लिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई उस्ताद,
بعض اوقات تو تم بالکل ہی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماجد گجر نے اسے گھورا. مولوی امیر کے نوکر کی پٹائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گلو نے کہا. وہ اس کی چائے کی دکان کا معمولی سا نوکر ہے. وہی اپنی ماں اور 3 بہنوں کا کفیل ہے. تم نے اسے بھی ہاسپٹل پہنچا دیا. تم اس لڑکے کو نہیں جانتے، وہ بھی اس گینگ کا ممبر ہے. ماجد گجر نے کہا. اس کا مولوی امیر کے دوسرے کسی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. وہ صرف چائے کی دکان کا ملازم ہے. میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر تم تو جوش انتقام میں اندھے ہو رہے ہو. شارق تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا اور تم اس کے چکر میں کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو، جن میں ناصر علی جیسے بے گناہ بھی شامل ہیں. شہر کے تمام اڈوں پر آج 9 لکھا کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے بہنوئی ناصر کے قاتلوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارے گا. اور میں 9 لکھے کو بھی جانتا ہوں، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اور پھر تم موقع غلطیوں پر غلطیاں کرتے جا رہے ہو. تم شارق سے خوف زدہ ہو اور اسی نے تمہیں بدحواس کر رکھا ہے. تم ہوش سے نہیں جوش سے کام لے رہے ہو. گلو، ماجد گجر نے اسے گھورا. یہ آج تمہاری زبان سے کون بول رہا ہے؟ گلو ہی بول رہا ہے ماجد استاد. گلو نے پرسکون لہجے میں کہا. اب بھی وقت ہے، عقل مندی سے کام لو. شارق جیسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے. راجو کے بارے میں تم جانتے ہو؟ وہی پوچھنے آیا ہوں، ماجد نے کہا. پولیس اس سے شارق کے بارے میں کچھ پوچھنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ اسے اس لیے پولیس کے حوالے کیا گیا تھا کہ پولیس اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس سے شارق کا پتہ معلوم کرے. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شارق کل ہی راجو کو پولیس سے چھڑا کر لے گیا تھا. گلو نے کہا. کیا بکتے ہو؟ ماجد گجر چیخا. اس لیے تو کہتا ہوں شارق جیسے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے. گلو نے کہا. شارق کل مدنگ تھانے پہنچ گیا تھا. پتہ نہیں کہ اس نے تھانے دار پر کیا جادو کیا تھا کہ جب وہ تھانے سے باہر نکلا تو راجو بھی اس کے ساتھ تھا. اور یہ بھی سن لو کہ گاما بھی اس کے ساتھ تھا. اب یہ بات ذہن سے نکال دو کہ مدنگ کا تھانے دار گامے کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا. یہ تو بہت برا ہوا. ماجد گجر دونوں ہاتھ ملنے لگا. ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے. اس شارق نے تو میرا جینا ہی حرام کر رکھا ہے. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. پھر وہی جوش. گلو نے کہا. ویسے میری بات مانو تو شارق سے انتقام کا خیال ذہن سے نکال دو اور خاموشی سے اپنا دھندا کرتے رہو. کیا بکواس کر رہے ہو؟ ماجد گجر نے اسے گھورا. آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شارق نے تم سے؟ ایسی کوئی بات نہیں. گلو نے اس کی بات کاٹ دی. عرصہ سے میں نے شارق کو نہیں دیکھا. یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم شارق کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. پہلی بات یہ ہے کہ شارق تم سے زیادہ ذہین ہے. وہ دماغ سے کام لیتا ہے. تمہاری طرح جوش میں آ کر اپنے ہوش نہیں کھو بیٹھتا. تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ماجد گجر کے لہجے میں شکست خوردگی تھی. کچھ عرصہ خاموشی سے بیٹھے رہو. شارق جو کچھ بھی کرتا ہے کرنے دو. میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسے چھیڑا نہ جائے تو وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. تو پھر جب موقع ملے وار کر دو، مگر وار ایسا کاری ہونا چاہیے کہ وہ بچ نہ سکے. یہ تو بعد کی بات ہے. ماجد گجر نے کہا. اس وقت جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 لکھا بہنوئی ناصر علی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے پاگل ہو رہا ہے. اس نے زیر زمین دنیا میں یہ پیغام پھیلا دیا ہے کہ جو لوگ اس کے بہنوئی کے قتل میں شریک تھے وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. اور ظاہر ہے شارق بھی اس کے ساتھ ہے. کل رات وہ شوکے کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. صورتحال واقعی بہت گمبھیر ہو گئی ہے استاد. گلو نے کہا. ویسے میرا مشورہ مانو تو چند روز کے لیے کہیں باہر چلے جاؤ. میرا خیال ہے کہ چند روز میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم شارق سے راضی نامہ کرنے کی کوشش کرو. علاقے بانٹ کر کام کر لو. میں شارق سے راضی نامہ کر لوں؟ ماجد گجر نے اسے گھورا. ہاں ماجد استاد. گلو نے کہا. شانو نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا. مگرمچھ؟ ماجد گجر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. ہاں شارق مگرمچھ بن چکا ہے. گلو نے کہا. ایک ایسا مگرمچھ جس سے دشمنی مول لے کر زندہ نہیں رہا جا سکتا. تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ شارق کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کراچی کیوں گیا تھا؟ میں نے تو یہی سنا تھا کہ وہ سمینہ کے ساتھ عیاشی کرنے گیا تھا. ماجد گجر نے جواب دیا. تم بھی میرے گجر ہی ہو. گلو نے ہلکا سا کہکا لگایا. عیاشی تو وہ یہاں بھی کر سکتا تھا. کراچی جانے کی وجہ کچھ اور تھی. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ماجد گجر نے اسے گھورا. اگر دماغ سے کام لیتے تو شارق کے بارے میں ہر بات تمہارے علم میں ہوتی. گلو نے کہا. تمہارے آدمی بھی بس ایسے ہی ہیں جو کوئی ڈھنگ کا مشورہ دینے کی بجائے تمہیں شارق کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر ہی اکساتے رہتے ہیں. وہ صرف کھانے پینے کے لیے تمہارے گرد جمع ہے. اس میں شبہ نہیں کہ لڑائی بڑائی سے نہیں ڈرتے، لیکن دماغ ان میں سے کسی کے پاس نہیں. تمہیں مشکلوں میں پھنسانے والے وہی ہیں. اگر ان میں سے ایک دو بھی تمہیں صحیح مشورے دینے والے ہوتے تو آج تم اور شارق آرام سے اپنے اپنے اڈوں پر بیٹھے کاروبار کر رہے ہوتے. اور تم دونوں کے جھگڑوں سے سب سے زیادہ پولیس کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. ادھر سے تم سے بتہ وصول کرتے ہیں، ادھر اس سے. بات تو تم ٹھیک ہی کہتے ہو گلو بادشاہ. ماجد گجر نے کہا. معلوم ہوتا ہے کہ سارے زمانے کی عقل تمہاری کھوپڑی میں آ گئی ہے. اب تم ہی مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہی جو میں نے پہلے کہا تھا. گلو نے کہا.
चंद रोज के लिए बाहर चले जाओ या खामोशी से बैठे रहो, और अगर शारिक ने कुछ किया तो माजा गुज्जर बोला, तो फिर देखा जाएगा। तुमने बताया नहीं शारिक कराची क्यों गया था? गुज्जर ने पूछा। तुम्हें बताऊंगा तो तुम उछल पड़ोगे, गुल्लू ने कहा, और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, वो हाजी अब्दुल्ला का माल लेकर गया था। सिर्फ कराची नहीं, इससे भी आगे। हाजी अब्दुल्ला का माल? माजा गुज्जर वाकई उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? हाजी अब्दुल्ला को उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? इसलिए तो कहता हूँ अकल से भी काम लो, गुल्लू ने जवाब दिया। हाजी अब्दुल्ला वो शख्स है जो मुल्क भर में मुनशियात का धंधा करने वालों के बारे में जानता है, और वो ये भी जानता है कि कौन कितना धंधा करता है, उसके क्या जराए हैं। उसे एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत थी। उसने शारिक का इंतखाब कर लिया और शारिक उसके एतमाद पर बिल्कुल पूरा उतरा है। आज सुबह हाजी के एक आदमी ने मुझे ये सब कुछ बताया था, इसलिए तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि अब शारिक से उलझने की कोशिश मत करो। उसकी पुष्ट पनाही पर हाजी अब्दुल्ला जैसा आदमी है। ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई, माजा गुज्जर बोला। अभी तो और भी बहुत सी बातें सुनोगे, गुल्लू ने कहा। अब ग्वाल मंडी थाने में जाकर फीके को पुलिस से छुड़ाओ और चंद रोज के लिए आराम से बैठे रहो। माजा गुज्जर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। जब वो गुल्लू के अड्डे से रुखसत हुआ तो शाम का देरा फैल रहा था। कोडू उसके साथ था। वहां से वो सीधा ग्वाल मंडी थाने पहुंचा। 1 घंटा उसे थानेदार के इंतजार में बैठना पड़ा। थानेदार बड़ी मुश्किल से फीके को छोड़ने पर आमादा हुआ था, लेकिन उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर हॉस्पिटल में अशरफ का इंतकाल हो गया तो वो ना सिर्फ फीके को बल्कि उसे भी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगा। थानेदार की खिदमत में नजराना पेश करने के अलावा माजे गुज्जर ने ये वादा भी किया था कि वो कम से कम 10,000 रुपए कल शाम से पहले पहले अशरफ की मां को भिजवा देगा। फीके की अच्छी खासी धुनाई की गई थी। माजे गुज्जर ने फीके को उसके घर पर छोड़ा, और जब वो गोगे पहलवान के अखाड़े पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। ओए फज्जे, उसने जेब से 500 का नोट निकालकर फज्जे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भूख लग रही है यार, लक्ष्मी चौक से चरगे लेकर आओ, जरा जल्दी आना, ऐसा ना हो कि आधी रात ही कर दो। बस यूं गया और यूं आया उस्ताद, फज्जे ने कहा और बाहर चला गया। माजा और गोगा पहलवान वगैरह कमरे में बैठे बातें करते रहे। उनके इक्का दुक्का गाहक आ रहे थे जिन्हें वापस लौटाया जा रहा था। 11 बजे के करीब फज्जा चरगे वगैरह ले आया। उन सब ने इकट्ठे ही खाना खाया। खाने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। तकरीबन 1 बजे के लगभग माजा गुज्जर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। माजा गुज्जर बहुत थका हुआ था। वो गहरी नींद सो रहा था कि दफतन उसे यूं लगा जैसे कोई उसे कंधे से पकड़कर झुंझोड़ रहा हो। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। उस्ताद उठो, जल्दी करो, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। फज्जे की आवाज उसकी समाज से टकराई। माजा गुज्जर एक झटके से उठकर बैठ गया। उसकी नींद काफूर हो गई थी, लेकिन दिमाग की सनसनाहट बढ़ गई। उसने पिस्तौल उठाने के लिए तकिए के नीचे हाथ डाला ही था कि धड़ से दरवाजा खुला, और जो शख्स दरवाजे में नमूदार हुआ उसे देखकर गुज्जर के सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो शारिक था, जिसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख माजे गुज्जर के सीने की तरफ था। 9 लका सुबह 9 बजे से पहले इकबाल टाउन वाली कोठी पहुंच गया। वो सब लोग अभी तक सो रहे थे। राजू और गामा तो हाल कमरे में कालीन पर आड़े तिरछे पड़े थे। समीना और शारिक ऊपर वाले कमरों में थे, लेकिन बहरहाल कुछ देर बाद वो चारों उठ गए। कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी है या नहीं? मैंने तो अभी चाय भी नहीं पी। 9 लके ने किचन का काम करने वाली मुलाजमा शादा को बुलाकर कहा, ये लोग तैयार हो जाएं जी, मैं भी नाश्ता बनाती हूँ। शादा ने जवाब दिया, ये लोग तैयार होते रहेंगे, पहले मुझे एक कप चाय तो बना दो, आंतें सुलग रही हैं। 9 लखा बोला, अभी लाती हूँ जी। शादा किचन की तरफ चली गई। राजू और गामा अभी तक कालीन पर पड़े ईंट रहे थे। 9 लके ने उन्हें जबरदस्ती उठा दिया। जाओ यार, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, इस तरह दिन चढ़े तक सोना अच्छा नहीं होता। तकरीबन 10 मिनट बाद शादा 9 लके के लिए चाय लेकर आ गई। समीना और शारिक अपने अपने कमरों में चले गए। 9 लका हाल कमरे में ही एक सोफे पर बैठ गया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे। तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है? शारिक ने 9 लके की तरफ देखते हुए पूछा। उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। 9 लके ने डबल रोटी का मक्खन लगाकर एक स्लाइस उठाते हुए जवाब दिया। वाह 9 लके वाह। समीना मुस्कुराते उसकी तरफ देखने लगी। अब तो तुम बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। तुम दोनों के साथ रहने का ये फायदा तो हुआ कि कुछ बोलने का सलीका तो आ गया। 9 लका कहते हुए बारी बारी समीना और शारिक की तरफ देखने लगा। और भी बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ यार। 9 लखे, गामे ने कहा, हमें भी किसी स्कूल में दाखिल करा दो। तुम जैसे बुढ़े तोते अब क्या पढ़ेंगे? 9 लखे ने कहा, तुम मुझसे पहले शारिक के पास मौजूद हो, अगर चाहते तो बहुत कुछ सीख सकते, लेकिन तुम हो ही जाहिल, कोरे अनपढ़। मुझे अनपढ़ और जाहिल मत कहो 9 लखे। गामे ने उसे घूरा। पूरी 6 जमातें पढ़ा हूँ, हिसाब किताब भी कर लेता हूँ और दस्तखत भी कर सकता हूँ। अच्छा ऐसा करो, 9 लखे ने गामे और राजू की तरफ देखते हुए कहा।
नाश्ता करके तुम दोनों मदंग चले जाओ, 2-3 मजदूरों को वहाँ से पकड़ लेना, आज आते की सफाई करवा डालो। वहाँ चारों तरफ राख और जला हुआ मलबा बिखरा होगा, सफाई करवा लो तो 1-2 दिन में अपने पुराने अड्डे पर बैठना शुरू कर दें। क्यों शारक बाबू, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो, शारक ने कहा। हम मदंग वाले अड्डे पर काम शुरू करेंगे तो माजा गुज्जर भी सामने आएगा। उसका पता तो मैंने चला लिया है, शारक बाबू, 9 लखे ने कहा। 1-2 दिन सब्र करो, फिर देखना मैं उसका क्या हशर करता हूँ। दौरान नाश्ता वो माजा गुज्जर के बारे में बातें करते रहे। फिर जब गामा और राजू जाने के लिए तैयार हुए तो शारक ने एक कागज पर उस कोठी का टेलीफोन नंबर लिखकर गामा के हवाले कर दिया। ये नंबर अपने पास रख लो, कोई बहुत ही खास बात हो तो फोन कर देना। आज डेरे की सफाई कराओ तो कल थोड़ा सा सामान भी वहां पहुंचा देंगे। तुम दोनों अब मुस्तकिल तौर पर वहीं रहोगे। ठीक है शारक बाबू। गामे ने कागज का वो पुर्जा लेकर एहतियात से जेब में रख लिया। उन दोनों के जाने के बाद ये तीनों ऊपर वाले कमरे में आ गए और इस मर्तबा इनकी गुफ्तगू का मौजू हाजी अब्दुल्ला था। मजा नहीं आया शारक बाबू, 9 लखा कह रहा था। हाजी से मामला तय कर लो, इतने खतरनाक काम का मुआवजा तो उसने कुछ भी नहीं दिया। वैसे मेरा एक मशवरा है। वो क्या? शारक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाजी ने ये कोठी और गाड़ी तुम्हें दी है ना? 9 लखा बोला। लेकिन तुम उस वक्त तक इनके मालिक नहीं कहला सकते जब तक ये तुम्हारे नाम ना हो जाएं। मेरा मशवरा है कि आज ही हाजी से मिलो और कहो कि ये गाड़ी और कोठी तुम्हारे नाम लगा दें। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि हाजी की नीयत वाकई साफ है। 9 लखा ठीक कह रहा है, समीना ने कहा। हाजी अब्दुल्ला तो वाकई टरखाने वाली बात की है। रहमान ने कहा कि चंद माह में तुम उसकी कोठी के मालिक बन सकते हो। चंद महीने क्यों, तुम आज ही हाजी से बात करो। ठीक है, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं आज ही हाजी से मुलाकात की कोशिश करता हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। गामे और राजू को गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। थोड़ी देर बाद शादा कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। क्या बात है शादा? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गामे का टेलीफोन आया है जी, शारिक बाऊ के लिए, शादा ने कहा। शारिक एक झटके से उठ गया। यकीनन कोई खास बात होगी जो उसने जाते ही फोन किया है। तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। शारिक नीचे आ गया। टेलीफोन हाल कमरे में कोने के सोफे के करीब एक साइड टेबल पर था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। शारिक ने सोफे पर बैठते हुए रिसीवर उठा लिया। हाँ गामे, क्या बात है, खैरियत है? उसने पूछा। खैरियत ही नहीं शारिक बाबू, रिसीवर पर गामे की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? शारिक ने पूछा। यहाँ आते ही मुझे एक आदमी से पता चला है कि रात 12:30 बजे माजा गुजर और उसके आदमी ने मौलवी हमीद के मुलाजिम लड़के अशरफ को मार मार कर अधमोया कर दिया है। वो म्यू हॉस्पिटल में है। अशरफ से उनका टाकरा कहाँ हो गया? शारिक ने पूछा। अशरफ होटल बंद कर रहा था। मौलवी हमीद उस वक्त घर जा चुका था। माजा गुजर और उसके आदमी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अशरफ को मार मार कर अधमोया कर दिया और सड़क पर फेंक कर चले गए। उनके जाने के बाद लोगों ने पुलिस को इतला दी और अशरफ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सुना है उसे फीके ने मारा है। फीका वही तो नहीं जिसका म्यू हॉस्पिटल के सामने पान का खोखा है? शारिक ने पूछा। हाँ हाँ वही है फीका, गामे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं इस मामले को देखता हूँ। शारिक ने कहते हुए टेलीफोन बंद कर दिया और ऊपर आ गया। क्या हुआ शारिक बाबू, खैर तो है? उसने जाते ही टेलीफोन क्यों खड़खड़ा दिया? 9 लखे ने उसके कमरे में दाखिल होते पूछा। माजा गुजर ने मौलवी अमीर के होटल के मुलाजिम लड़के अशरफ को मार मार कर अधमुआ कर दिया है। वो हॉस्पिटल में है, शारिक ने कहा। ओह, ये कब की बात है? 9 लखा चौंक गया। रात 12:30 बजे, शारिक ने कहा और फिर उसे तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, मैं मौलवी अमीर की तरफ जा रहा हूँ, वहां से अशरफ को देखने म्यू हॉस्पिटल जाऊंगा। चलो मैं भी चलता हूँ। 9 लखा भी उठ खड़ा हुआ। गुस्से और जज्बात की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माजा गुजर तो वाकई बेगैरत निकला। उस मासूम लड़के ने उसका क्या बिगाड़ा था? मेरी एक बात मान लो शारिक बाबू, अब वक्त आ गया माजा गुजर का हिसाब बराबर कर दिया जाए। ये कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है, कुछ करना ही पड़ेगा, शारिक ने कहा। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, ये हो सकता है मैं शाम तक वापस ना आऊं, तुम घर पर ही रहोगी। जाहिर है मुझे और कहाँ जाना है, समीना ने जवाब दिया। चलो 9 लखे, शारिक दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। कुछ ही देर बाद सफेद टोयोटा तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। शारिक के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसने आज घर जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी एक नया मसला पैदा हो गया था और उसका ख्याल था कि वो आज फिर घर नहीं जा सकेगा। ग्वाल मंडी के चौक पर उसने मौलवी अमीर के होटल के सामने गाड़ी रोक ली। इस वक्त दुकान में या उसके सामने फुटपाथ पर बेंचों पर ज्यादा ग्राहक नहीं थे। दिन के वक्त ज्यादातर बाहर दुकानों पर चाय पी जाती थी, अलबत्ता शाम को होटल के सामने रौनक होती थी। मौलवी अमीर दुकान पर ही था और वो कप्पों में चाय अंडेल रहा था। सामने गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर उसने उस तरफ देखा। गर्दन हिलाकर शारिक को इशारा किया। कप्पों में चाय अंडेल कर उसने लड़के को काउंटर पर खड़ा किया और दुकान से निकलकर कार के करीब आ गया। क्या किस्सा है मौलवी? अशरफ कैसा है अब? शारिक ने पूछा। अशरफ की हालत ज्यादा बेहतर नहीं, जालिमों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा है। एक कान का पर्दा फट गया है, नाक की हड्डी टूट गई है और अंदरूनी चोटें बहुत आई हैं।
बच तो गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसे ठीक होने में कई दिन लगेंगे, मौलवी अमीर ने कहा। बाजे के साथ और कौन कौन था? शारिक ने पूछा। मुझे रात 1:30 बजे बाऊ अब्दुल करीम ने घर आकर बताया था। वो साथ वाली गली में रहता है, मौलवी अमीर ने कहा। उसने बताया कि वो शोर और चीखों की आवाज सुनकर घर से बाहर आया था। उस वक्त माजा गुज्जर कार के पास खड़ा था और फीका लातों और गुंसों से अशरफ को मार रहा था। कार में पिछली सीट पर 2 आदमी और भी बैठे हुए थे, लेकिन बाऊ करीम उन्हें नहीं देख सका था। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उसे, 9 लखे ने कहा। उन सुरमाओं का तो मैं वो असर करूंगा कि लोग अरसा तक याद रखेंगे। मौलवी कार में बैठो, शारिक ने इशारा किया। मैं लड़के को जरा काम समझा दूं, अभी आता हूँ। मौलवी अमीद कहते हुए दोबारा दुकान पर चला गया और लड़के को समझाने लगा कि उसे क्या करना है। चंद मिनट बाद वो वापस आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। कहाँ चलना है? हॉस्पिटल। शारिक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे फीके के खोखे के सामने उतार देना शारिक बाबू, उसे भी हॉस्पिटल में अशरफ के सामने वाले बिस्तर पर लिटाऊंगा, 9 लखे ने कहा। गाड़ी मुख्तलिफ गलियों से निकलकर ब्यू हॉस्पिटल की तरफ आ गई। फीके का खोखा बंद था। शारिक गाड़ी को हॉस्पिटल के गेट में लेता चला गया और फिर एक जगह उसने गाड़ी रोक ली। वो तीनों नीचे उतर आए। मौलवी अमीद आगे आगे था और वो दोनों उसके पीछे। मौलवी अमीद एक रायदारी पर फर्श पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत के पास जाकर रुक गया। रो रो कर उस औरत की आंखें सूजी हुई थी। यह अशरफ की माँ है शारिक बाबू, मौलवी अमीद ने कहा। रात से यहाँ बैठी हुई है और रो रो कर बुरा हाल कर लिया इसने अपना। अशरफ की माँ उठकर खड़ी हो गई। मौलवी अमीद को देखकर वो एक बार फिर रोने लगी। हौसला करें माँ जी, अशरफ ठीक हो जाएगा, शारिक ने उसे तसल्ली दी। हमदर्दी के 2 लफ्ज सुनकर बड़ी बी की हिचकी बंद गई। वो तीनों उसे तसल्ली देते रहे, फिर वार्ड की तरफ बढ़ गए। उन्हें वार्ड में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन शारिक वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर से मिलने में कामयाब हो गया। वो देर तक डॉक्टर से अशरफ के बारे में बातें करता रहा और फिर शारिक ने कोशिश करके प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर दिया और अशरफ को वार्ड से कमरे में मुंतकिल कर दिया। अशरफ की माँ भी कमरे में आ गई। वो बेटे की हालत देख देख कर रो रही थी। तसल्ली रखें माँ जी, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शारिक ने एक बार फिर अशरफ की माँ को तसल्ली दी। इसी दौरान इंकशाफ हुआ कि अशरफ की माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। 9 लखे बाहर जाकर होटल से खाना और चाय ले आओ। 9 लखा बाहर जाकर होटल से खाना और चाय ले आया। शारिक ने करीब बैठकर अशरफ की माँ को खाना खिलाया, चाय पिलाई और एक बार फिर तसल्ली देने लगा। वो तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे और फिर दोबारा आने का वादा करके रुखसत हो गए। वहां से वो सीधे ग्वाल मंडी थाने पहुंचे। खुशकिस्मती से इस वक्त थानेदार मौजूद था। वो मौलवी अमीद को भी जानता था और शारिक भी उसके लिए अजनबी नहीं था। मैं बस ये मालूम करने आया हूँ कि वो लोग पकड़े गए या नहीं, शारिक ने थानेदार की तरफ देखते हुए पूछा। तलाश जारी है जी, 2-3 जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बचकर जाएंगे कहाँ, थानेदार ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा बोला। वैसे मुझे इतला मिली है कि फीका कला गोजर सिंह में किसी जगह रोपोश है। मेरे आदमी तलाश कर रहे हैं, जैसे ही पता चला उसे पकड़ लिया जाएगा। कला गोजर सिंह? 9 लखे की आंखों में चमक सी उभर आई। फिर तो कोई मसला ही नहीं, जरा गोगे पहलवान के उखाड़े पर छापा मार कर तो देखो, मुझे यकीन है कि फीका तुम्हें वहां मिल जाएगा। अगर वो कला गुज्जर सिंह के इलाके में रोपोश है तो गोगा के अखाड़े के अलावा वो कहीं और नहीं हो सकता। देख लेते हैं, थानेदार ने सारी लाया। वो लोग कुछ देर और थाने में बैठे बातें करते रहे। फिर शारिक ने मौलवी अमीद को उसके होटल के सामने उतार दिया। एक बात का ख्याल रखना मौलवी, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अशरफ के इलाज के सिलसिले में खर्च की परवाह मत करना और उसके घर वालों को भी खर्च की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे खुद इस बात का एहसास है शारिक बाबू, मौलवी अमीद ने कहा। तुम फिक्र ना करो, ना तो अशरफ के इलाज में कोई कसर छोड़ी जाएगी और ना ही उसके घर वालों को खर्च की तकलीफ होगी। मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, शारिक ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों दोपहर तक मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाते रहे। दोपहर का खाना भी उन्होंने एक होटल में ही खाया था। दरअसल शारिक मुख्तलिफ अड्डों पर घूम फिर कर कारोबार की सूरत का जायजा ले रहा था। उसे अंदाजा हुआ कि माजे गुजर के कदम हर जगह से उखड़ रहे थे। उसके अपने एजेंट उससे नाराज थे। उसकी वजह उसका अपना नामुनासिब रवैया था। उसकी गर्म दिमागी की वजह से उसका अपना ही नुकसान हो रहा था। 3 बजे के करीब वो कोठी वापस पहुंच गए। शमीना इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। शारिक ने उसके कमरे का रुख ही नहीं किया। वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग गई। 5 बजे उसे शमीना ने जगाया। शारिक ने बिस्तर पर लेटने से पहले जूते तक नहीं उतारे थे। आंखें खुलने के बाद भी वो कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा रहा, फिर उठकर जूते उतारे और बाथरूम में घुस गया। 6 बजे वो तीनों हाल कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद हम जरा हॉस्पिटल जाएंगे, तुम भी चलना चाहो तो, शारिक कहते हुए शमीना की तरफ देखने लगा। मैं चलूंगी, शमीना ने कहा। सुबह से घर में बैठी बोर हो रही हूँ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। वैसे मैं घर जाना चाहती थी रदिया और अम्मा से मिलने के लिए। आज के लिए प्रोग्राम तो मेरा भी यही था, शारिक ने कहा, लेकिन ये उलझन आन पड़ी है, कल सुबह चलेंगे।
चाय पीने के बाद समीना अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लिबास तब्दील करके बाहर आ गई। उसने आधी आस्तीन वाली सफेद ढीली डाली टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। शारिक ने पहली मर्तबा पैंट शर्ट उसका हुलिया तब्दील करने के लिए पहनाई थी, लेकिन समीना को ये लिबास पसंद आया था और वो अक्सर पैंट पहनने लगी थी। तुम तो मॉडर्न होती जा रही हो, शारिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, समीना ने जवाब दिया। 7 बजे के लगभग वो लोग ड्यू हॉस्पिटल पहुंचे। इत्तेफाक से इस वक्त मौलवी हमीद भी मौजूद था और अशरफ की बहनें और कुछ और रिश्तेदार भी आए हुए थे। अशरफ इस वक्त होश में था, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह करब और बार बार वो करा रहा था। ये लोग ज्यादा देर वहां नहीं रुके। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधे मजंग पहुंचे। गामा और राजू काम कर रहे थे। उन्होंने 4 आदमी और भी साथ लगा रखे थे। इहाते की मुकम्मल सफाई के लिए कम अज कम 1 हफ्ते की जरूरत थी। हर तरफ जले हुए तांगे, लकड़ियां और दीगर सामान बिखरा हुआ था। समीना और शारिक पूरे इहाते में घूम फिर कर जायजा लेने लगे। तमाम कमरों के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह जल चुकी थी, लेकिन नहायत हैरत की बात यह थी कि बाजार वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो लोग तकरीबन 1 घंटे तक वहां रहे। गामा और राजू के भी हाथ पैर काले हो रहे थे, मुंह पर भी कालक लगी हुई थी। तुम लोग यहाँ रह तो नहीं सकते, शारिक ने इधर उधर देखते हुए कहा। बेहतर है कि तुम लोग भी हमारे साथ ही चलो। सुबह आकर 5-6 आदमियों को काम पर लगा देना। मेरा ख्याल है 4-5 दिन लगेंगे ये कमरे भी ठीक करवाने होंगे। सुबह किसी कारपेंटर को बुलवा कर उसे दरवाजे और खिड़कियां बनाने को कह देना। ठीक है शारिक बाबू, गामे ने कहा। तुम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम अपने ये हुलिये तो दुरुस्त कर लें। गामे ने मजदूरों को पैसे देकर रुखसत कर दिया और उन्हें सुबह फिर आने का भी कह दिया। वो दोनों पानी वाले होज पर चले गए और मुंह हाथ धोने लगे। वो लोग इहाते से निकलकर कार में बैठ नहीं चाहते थे कि दाईं तरफ से गली के मोड़ पर खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और तेज रफ्तारी से उनकी तरफ आने लगी। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठे हुए थे। शारिक उस वक्त अपनी कार की ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोल रहा था। मोटरसाइकिल चंद गज दूर थी। पीछे सीट पर बैठे हुए शख्स ने हाथ बाहर को निकाला। उसके हाथ में पिस्तौल था। वो शारिक को गोली का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसने ट्राइगर दबाया, मोटरसाइकिल का अगला पहिया किसी पत्थर पर पड़ा। फायर हुआ और उसके साथ ही मोटरसाइकिल उछली। गोली शारिक के सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। वो सब उछल पड़े थे। मोटरसाइकिल भी उसके ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी। उसने मोटरसाइकिल को संभालना चाहा, मगर कामयाब न हो सका।